बच्चों, बहुत ही प्यारा टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं और वो है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति हिंदी में बोलते हैं इसको। वृत्तीय गति का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी वस्तु की किसी निश्चित बिंदु से दूरी गति करते समय हमेशा नियत बनी रहे। बात समझ में आ रही मेरी? अगर किसी वस्तु की किसी निश्चित बिंदु से गति करते समय दूरी हमेशा नियत बनी रहे तो ऐसी गति वृत्तीय गति की श्रेणी में आएगी। समझिए कैसे? ये बिंदु, ये वस्तु, अब ये दूरी मान लो 5 मीटर है। अब ये वस्तु हमेशा 5 मीटर दूरी पर ही रहे और गति भी करती जाए ऐसे, तो हर वक्त 5 मीटर की दूरी बनी रही इसकी। वृत्तीय गति की विशेषता क्या है कि वृत्तीय गति हमेशा तल में होती है। वृत्तीय गति तल में होती है। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, जब कोई कण या वस्तु किसी निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर किसी तल में गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। निश्चित बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का केंद्र निश्चित बिंदु और वो जो निश्चित दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब यहां पर जब हम वृत्तीय गति को स्टडी करते हैं, वृत्तीय गति का अध्ययन करते हैं, तो कुछ पैरामीटर्स हमारे सामने आते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है, जिन्हें हम कहते हैं बेसिकली वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहां पर अगर हम वृत्तीय गति से संबंधित कुछ भौतिक राशियों पर चर्चा करें तो मैंने यहां पर एक टर्म लिखी है कोणीय स्थिति और यह लिखा है कोणीय विस्थापन। कोणीय स्थिति को इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, अगर मेरे मुंह से आगे एंगुलर पोजीशन निकले तो आप समझ जाइएगा कि मैं कोणीय स्थिति की बात कर रहा हूं। और कोणीय विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय स्थिति को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन एंड कोणीय विस्थापन को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात को समझिएगा, यहां पर दो व्यक्ति खड़े हैं, एक ये और एक ये। एक वस्तु यहां से स्थिति स्थानांतरित होगी, यहां आ गई और फिर यहां से स्थानांतरित होगी, आ गई, यानी ये वस्तु ऐसे चल रही। तो अगर इस व्यक्ति के सापेक्ष बात की जाए, इसको ए, इसको बी, व्यक्ति ए के लिए वस्तु की गति सरल रेखा में हो रही है। यानी व्यक्ति ए के लिए वस्तु की गति सरल रेखा में हो रही है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ए के लिए वस्तु की कोणीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कोणीय स्थिति का अर्थ क्या है? कोणीय स्थिति देखने के लिए हमें प्रेक्षक और वस्तु को जोड़ने वाली रेखा का एक निश्चित रेखा से कोण देखना पड़ता है। अगर मैं एक निश्चित रेखा, यही रेखा ले लूं तो व्यक्ति और वस्तु को जोड़ने वाली रेखा हमेशा इस रेखा के साथ 0 डिग्री का ही कोण बनाएगी। कहने का मतलब क्या है कि ये निश्चित रेखा और वस्तु और व्यक्ति को जोड़ने वाली जो रेखा है वो इस रेखा के साथ अपना कोण नहीं बदल रही है। तो इसका मतलब इस वस्तु की इस व्यक्ति के सापेक्ष कोणीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, अर्थात वस्तु की व्यक्ति के सापेक्ष
कोणीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। वस्तु की व्यक्ति ए, स्पेशली व्यक्ति, वस्तु की व्यक्ति ए के सापेक्ष कोणीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब अगर जरा बी से कंपैरिजन करके देखें, बी के सापेक्ष बात करें, हमेशा कोणीय स्थिति देखने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन जरूर लेनी पड़ती है। अब हमने क्या किया, बी के सापेक्ष बात करें। व्यक्ति बी के लिए वस्तु की कोणीय स्थिति, व्यक्ति बी के लिए वस्तु की कोणीय स्थिति लगातार बदल रही है। व्यक्ति बी के लिए वस्तु की कोणीय स्थिति लगातार बदल रही है, अतः व्यक्ति बी के लिए डी थीटा बाई डी टी जीरो नहीं है। डी थीटा बाई डी टी को क्या पढ़ते हैं, डी थीटा बाई डी टी को पढ़ा जाता है कोणीय स्थिति में परिवर्तन की दर। इसको पढ़ेंगे हम, डी थीटा बाई डी टी को पढ़ेंगे हम कोणीय स्थिति में परिवर्तन की दर। समझ में आ रही है बात? तो अंतर समझिए, व्यक्ति ए के लिए वस्तु सरल रेखा में गतिमान है, व्यक्ति बी के लिए वस्तु की कोणीय स्थिति लगातार चेंज हो रही है। तो व्यक्ति बी के लिए वस्तु में डी थीटा बाई डी टी जीरो नहीं है। कोणीय स्थिति देखिए, यहां पर मैंने कोणीय स्थिति देखने के लिए क्या बोला आपको, जो निश्चित रेखा हमने चुनी है उस रेखा तथा वस्तु व्यक्ति को जोड़ने वाली रेखा द्वारा बनाया गया कोण कोणीय स्थिति। तो जब वस्तु यहां पर है तो व्यक्ति यहां है, तो दोनों को जोड़ने वाली रेखा ये हो गई, रेफरेंस लाइन ये हो गई, तब कोण कितना है, अल्फा। जब वस्तु गति करके यहां से यहां आ गई तो वस्तु और व्यक्ति को जोड़ने वाली रेखा ये वाली है, ये कोणीय स्थिति है बीटा। जब वस्तु यहां आ गई तो वस्तु और व्यक्ति को जोड़ने वाली रेखा ये वाली, तो कोणीय स्थिति गामा। तो इस तरीके से आप नोटिस करिए कोणीय स्थिति लगातार बदल रही है। तो हम कहेंगे व्यक्ति बी के लिए वस्तु की कोणीय स्थिति लगातार बदल रही है, तो व्यक्ति बी के लिए डी थीटा बाई डी टी जीरो नहीं है। डी थीटा बाई डी टी कोणीय स्थिति में परिवर्तन की दर है। तो यहां पर ए और बी दोनों के लिए आप कंपैरिजन करिए, तो ए को वस्तु सरल रेखा में जाती हुई दिखाई देगी, बी के लिए वस्तु में डी थीटा बाई डी टी जीरो नहीं है। तो बच्चों, हमारी चर्चा चल रही है एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर। तो मैं एंगुलर पोजीशन के बारे में आपको पहले क्लियर कर दूं। मैंने हिंदी में बोला इसको कोणीय स्थिति। बच्चों, एक चीज समझ लीजिए आप कि कोणीय स्थिति देखने के लिए सबसे पहले आपको निर्देश रेखा लेनी पड़ती है। कोण देखना है तो कहीं से तो देखेंगे ना, तो कोणीय स्थिति देखने के लिए हमें निर्देश रेखा लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो प्रेक्षण ले रहा है, ऑब्जर्वर जिसको हम कह रहे हैं, और ये रेफरेंस लाइन है और ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। तो वस्तु को प्रेक्षक से मिलाने वाली जो रेखा है वो, और रेफरेंस लाइन के बीच थीटा को हम बोलेंगे या फाई को हम बोलेंगे
एंगुलर पोजीशन। अब जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये प्रेक्षक, ये रेफरेंस लाइन का मतलब निर्देश रेखा, ये वस्तु की इनिशियल पोजीशन, ये आर इनिशियल, वस्तु यहां से गति करके आ गई यहां पर, ये हो गया आपका आर फाइनल। तो ये थीटा इनिशियल और ये आपका थीटा फाइनल। तो डेल थीटा जो है ना, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, इसे हम कहेंगे कोणीय विस्थापन, और ये कहलाएगा आपका एस यानी कि रेखीय विस्थापन। समझ में आई बात? तो ये कहलाएगा कोणीय विस्थापन डेल थीटा, और ये कहलाएगा आपका रेखीय विस्थापन। और एस को आप लिख सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो रेखीय विस्थापन अलग शब्द है, कोणीय विस्थापन अलग शब्द है। कोणीय विस्थापन का मतलब है कोणीय स्थिति में परिवर्तन। कोणीय विस्थापन शब्द का मतलब है कोणीय विस्थापन का अर्थ है कोणीय स्थिति में परिवर्तन। और रेखीय विस्थापन शब्द का मतलब है स्थिति में परिवर्तन। और ऐसा यूनिट जो है ना, कोणीय स्थिति या कोणीय विस्थापन को नापने की जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है। आप सब जानते हैं पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। तो आप एक रेडियन को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री बटा पाई, अथवा एक डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, पाई रेडियन बटा 180। एक रेडियन का मतलब ये, एक डिग्री का मतलब ये। यहां पर एक और भौतिक राशि पर मैं चर्चा कर रहा हूं, वो है, हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। कोणीय वेग अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो ये हो जाएगा आप एंगुलर वेलोसिटी। और इसके लिए जनरली हम नोटेशन जो यूज करते हैं वो है ओमेगा। कोणीय वेग इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको एंगुलर वेलोसिटी, नोटेशन इसके लिए हम यूज करते हैं ओमेगा। ओमेगा को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक तो अंतराल के लिए, एक बिंदु समय के लिए। औसत कोणीय वेग, और एक हम करते हैं तात्क्षणिक कोणीय वेग। जहां तक ऐसा यूनिट का सवाल है इसके मेजरमेंट की, तो वो है रेडियन पर सेकेंड। एक बात। दूसरी बात, एक्सियल वेक्टर है, यह एक
अक्षीय सदिश है। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड है और ये एक एक्सियल वेक्टर है। अब बच्चों, अगर मैं औसत कोणीय वेग की बात करूं, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर किसी वस्तु ने डेल टी टाइम में डेल थीटा कोणीय विस्थापन तय किया है तो ये हो जाएगा डेल थीटा बाय डेल टी। अब अगर इसी बात को चक्कर में बोलूं, यदि कोई वस्तु n चक्कर t समय में करती हो, n चक्कर t समय में करती हो, तो बच्चों एक चक्कर जब कोई वस्तु पूरा करती है तो 2 पाई रेडियन से घूम जाती है। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण पूरा होगा तो n चक्कर में कितना हो जाएगा? 2 पाई n बाई टी। टी यहां पर अगर सेकंड में लिया हुआ है तो आंसर रेडियन पर सेकंड में हो जाएगा। एक चक्कर तुल्य होता है 2 पाई रेडियन के। जब कोई वस्तु एक चक्कर पूरा करती है तो 2 पाई रेडियन के कोण से घूम जाती है। अच्छा, एक और चीज, जब कोई दृढ़ पिंड से मतलब ठोस वस्तु से है, जब कोई दृढ़ पिंड किसी निश्चित रेखा के परितः घूर्णन कर रहा हो तो पिंड के प्रत्येक बिंदु का कोणीय विस्थापन एक समान होता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई दृढ़ पिंड किसी निश्चित रेखा के परितः घूर्णन कर रहा हो तो पिंड के प्रत्येक बिंदु का कोणीय विस्थापन एक समान होता है। आप इसको ऐसा समझिए जैसे कोई पंखा घूम रहा है, ये पंखे की ब्लेड्स और ये लाइन जिसके लिए ऐसे लाइन है जिसके चारों तरफ घूम रहा है। अब मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ब्लेड के 2 पॉइंट ले रहे, पंखा थोड़ी देर बाद घूम के इस परिस्थिति में आ गया, यहां पर आ गया, तो ये पॉइंट यहां से घूम के यहां आ गया, ये पॉइंट यहां से घूम के यहां आ गया। तो पहले इन दोनों को ज्वाइन करने वाली रेखा यहां थी, अब ये यहां आ गई, तो ये थीटा कोण से घूम गया। तो अगर मैं इसको पॉइंट को P बोल दूं और इसे मैं Q बोल दूं तो ज्यादा कौन घूमा, P घुमा या Q घुमा? दोनों बराबर कोण से घूमे। जितने कोण से P घूमा उतने ही कोण से Q घूमा। समझ में आई बात? तो जब कोई दृढ़ पिंड किसी निश्चित रेखा के परितः घूर्णन कर रहा हो तो पिंड के प्रत्येक बिंदु का कोणीय विस्थापन एक समान होता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहां लिख रहा हूं। जैसे घड़ी की अगर हम बात करें तो घड़ी में सेकंड की सुई भी होती है, मिनट की सुई भी होती है।
आवर की सुई भी होती है। तो अगर घड़ी में मिनट की सुई का ओमेगा लिखोगे, मिनट की सुई का, तो मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर प्रति 60 मिनट, तो ओमेगा मिनट का हो गया, मिनट वाली सुई का ओमेगा हो गया 2 पाई रेडियन पर 60 मिनट, ये हो गया। अगर मैं ओमेगा सेकंड वाली सुई का देखूं, तो सेकंड वाली सुई एक चक्कर प्रति 60 सेकंड, एक 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में, तो इसको लिखेंगे हम 2 पाई रेडियन प्रति 60 सेकंड। तो ये हो गया हमारे पास पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड, जिसे हम आरपीएम भी कहते हैं, इक्वल टू 1 आरपीएम। 1 आरपीएम का मतलब है 1 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन यानी चक्कर। अगर आप ओमेगा आवर वाली सुई का देखोगे बच्चों, तो जो घड़ी में आवर वाली सुई है वो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, 12 घंटे में, तो एक चक्कर प्रति 12 आवर। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 पाई रेडियन प्रति 12 आवर, 12 इंटू 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, फर्दर कैलकुलेशन। तो इस तरीके से आप अब अगर हम अर्थ की बात करें, ये अर्थ, ये एक्सिस, तो आपको पता है अर्थ 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाती है अर्थ अपनी स्वयं की अक्ष के लिए। तो ओमेगा अर्थ खुद की अक्ष के लिए बात कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन प्रति 24 घंटे पर 24 आवर। तो ये हो गया 2 पाई रेडियन अपॉन 24 इंटू 3600 सेकेंड। तो इस तरीके से अर्थ का खुद की एक्सिस के लिए ओमेगा निकाला जा सकता है। तो ये जो मैंने जितने भी बिंदु लिखे, ये सब औसत कोणीय वेग को दर्शाते हैं। एक और शब्द होता है तात्क्षणिक कोणीय वेग। ओमेगा बराबर होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी 0 नहीं है, 0 की तरफ अग्रसर है, मतलब बहुत छोटा अंतराल है, तो इसे शॉर्ट में लिखा जाता है, इस पूरी भाषा को शॉर्ट में लिखा जाता है डी थीटा बाई डी टी। और इसे पढ़ेंगे हम कोणीय स्थिति में। परिवर्तन की दर, क्या पढ़ेंगे इसको हम? कोणीय स्थिति में परिवर्तन की दर। ये कहलाता है तात्क्षणिक कोणीय वेग। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब जो अगला बिंदु मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, वो अगला बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। उस अगले बिंदु में मैं आपको रेखीय चाल और कोणीय चाल के बीच में संबंध बताने वाला हूं।
रेखीय चाल व कोणीय चाल के मध्य संबंध वृत्तीय गति में, अगर कोई पार्टिकल वृत्तीय गति में है तो उसकी रेखीय चाल और कोणीय चाल के बीच में क्या संबंध होगा, जरा इस पर चर्चा करते हैं। एक्चुअली ऐसा समझिए कि ये तो है निर्देश रेखा, t टाइम पर पार्टिकल यहां था और t प्लस dt टाइम पर पार्टिकल यहां आ गया, तो वो यहां से चल के यहां आ गया। ये त्रिज्या r मान लेते हैं, ये तो थीटा है और ये d थीटा है, तो ये r, ये d थीटा, ये रेफरेंस लाइन। मैंने आपको पहले भी बोला था, कोण का मापन करने के लिए रेफरेंस लाइन का लिया जाना बहुत जरूरी होता है। तो यहां से पार्टिकल शिफ्ट होके यहां आया, ये लेंथ कितनी हो गई, r इंटू डी थीटा के बराबर हो गई। बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम क्या लिख सकते हैं, v होता है ds बाई dt। ये ds ही तो है, अल्प समय में कण द्वारा तय दूरी, ds बाई dt, जिसे मैं लिख सकता हूं r इंटू डी थीटा बाई डी टी। v बराबर r इंटू ओमेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट संबंध है, बट वैलिड in circular motion only. This is valid in circular motion. इसमें ये ताक्षणिक चाल है, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये ताक्षणिक कोणीय चाल है। सदिश रूप इसका जो होता है, यानी ये कोई वृत्त पार्टिकल यहां है, उसके पास स्पीड v है, त्रिज्या उसकी r है वृत्त की, और वो ओमेगा से घूम रहा है ताक्षणिक रूप से। इस बिंदु से गुजरते समय उसकी कोणीय चाल ओमेगा है, केंद्र के परितः। तो इन तीनों राशियों में जो संबंध होगा वो v इक्वल टू r ओमेगा के बराबर होगा। इसका सदिश रूप जो लिखा जाता है, सदिश रूप में v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखा जाता है। बच्चों, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा बाहर की तरफ होगा, तो ओमेगा को डॉट से दिखाएंगे। ओमेगा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपने दाएं हाथ की उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो अंगूठा ओमेगा की दिशा बाहर की तरफ बता रहा है। अगर पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है
तो उंगलियों को, दाएं हाथ की उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाए तो अंगूठा अंदर गया, तो ओमेगा क्रॉस का हो गया, ओमेगा अंदर की तरफ हो गया। डॉट यानी बाहर की तरफ, बाहर की ओर, और इसका मतलब है अंदर की ओर। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, डॉट का मतलब बाहर की ओर। ठीक है बच्चों? बच्चों यहां जो सिचुएशन दी हुई है उसमें दो पार्टिकल एक ही रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं। बी की एंगुलर स्पीड ओमेगा बी है और ए की एंगुलर स्पीड ओमेगा ए। अपने को देखना है कि एक के द्वारा दूसरे के सापेक्ष केंद्र के परितः एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक के द्वारा दूसरे के सापेक्ष केंद्र के परितः, तो केंद्र के परितः अगर हम इनकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखें, केंद्र के परितः इनकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखें, तो ये ले लेते हैं अपन phi1, ये हो गया phi2 और ये हो गया अपना थीटा मान लो, ये तो अपन लिख सकते हैं थीटा बराबर phi1 माइनस phi2 माइनस, तो d थीटा बाई dt बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये ओमेगा रिलेटिव हो गया केंद्र के परितः। केंद्र के परितः तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव, यानी 2 पाई बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इसे हम 2 पाई बाई T2 माइनस 2 पाई बाई T1 लिख सकते हैं। तो T इक्वल टू T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। मैंने यहाँ पर यह मान लिया है कि ओमेगा 2 बड़ा है ओमेगा 1 से। ये टाइम लगेगा एक द्वारा दूसरे के सापेक्ष केंद्र के परितः एक चक्कर पूरा करने। देखो एक और सवाल आपके सामने लिया है। सवाल ये है कि एक पार्टिकल R1 त्रिज्या के सर्कल में घूम रहा है और पार्टिकल B R2 त्रिज्या के सर्कल में घूम रहा है। जब दोनों एक दूसरे के सबसे नजदीक होंगे, ये और ये सबसे नजदीक होंगे तथा एक ही दिशा में गतिमान होगी, तो B का कोणीय वेग A को कितना प्रतीत होगा, ये अपने को देखना है। मान लीजिए A यहाँ है और B यहाँ, ये V1, ये V2, ये B, ये A। तो कोणीय वेग देखना है आपको B का, लेकिन किसके सापेक्ष देखना है? A के सापेक्ष। तो यहां से स्थिति सदी ये हो गया R2 माइनस R1। ओमेगा बराबर होता है आपेक्षिक सदिश के, आपेक्षिक स्थिति सदिश के लंबवत सापेक्ष वेग। लंबवत सापेक्ष वेग लेंगे तो इसके लंबवत सापेक्ष वेग लेंगे तो V2 माइनस V1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? B का A के सापेक्ष कोणीय वेग। कब? जब दोनों एक दूसरे के सबसे नजदीक है और दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम। तब चलिए बच्चों, अपन एक तीसरी भौतिक राशि के बारे में बात करते हैं। दो के बारे में पहले बात कर चुके हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग। अब हम तीसरी कोणीय राशि के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो है कोणीय त्वरण। बच्चों कोणीय त्वरण को भी अपन ने दो श्रेणियों में बांट रखा है, औसत और ताक्षणिक। औसत की विशेषता होती है कि ये एक समय अंतराल के लिए परिभाषित है और ताक्षणिक बिंदु समय के लिए परिभाषित है। यही हो कहीं समय अंतराल अल्प हो जाए तो बिंदु समय करके कोई चीज नहीं होती है। अब
अल्फा एवरेज की बात करें फर्स्ट, तो इसे पढ़ेंगे हम औसत कोणीय त्वरण। औसत कोणीय त्वरण का मतलब होता है कोणीय वेग में जो परिवर्तन हुआ है उसका समय अंतराल के साथ अनुपात। तो औसत कोणीय त्वरण को हम लिख सकते हैं डेल ओमेगा बाई डेल टी। औसत कोणीय त्वरण। अब यहां पर दूसरी जो श्रेणी है इसकी वो है तासणी कोणीय त्वरण। तासणी कोणीय त्वरण को अपन पढ़ते हैं बच्चों कोणीय वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। और अगर ये अंतराल बहुत छोटा हो जाए, जीरो की तरफ अग्रसर हो जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल ओमेगा बाई डेल टी को हम डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं। तो अल्फा को हम डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी, तो ये डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। जैसा कि अपन समझ चुके हैं कि अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, तो मैं इसका स्वरूप बदल के लिख रहा हूं, मैं इसको डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूं, परंतु डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, तो अल्फा हो गया बच्चों ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब अगर हम इसके मापन की इकाई की बात करें तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में हम इसका मापन करते हैं। स्पर्श रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में अगर हमसे संबंध पूछे, स्पर्श रेखीय त्वरण का क्या अर्थ है, वैसे तो ये अपन काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेते हैं ये क्या होता है। हाँ, ये अभी हम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो आर रेडियस के सर्किल में v स्पीड से आर रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, और किसी क्षण ये उसकी जो स्पीड है ना, ये ताक्षणिक स्पीड है। हो सकता है किसी दूसरे बिंदु पर उसकी स्पीड कोई दूसरी हो। तो इन दोनों भौतिक राशियों के बीच में संबंध अपने को पता ही है, अपन इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब अगर मैं इन दोनों का अवकलन समय के सापेक्ष कर दूं तो ये तो dv बाई dt बन जाएगा। r जो कि सर्कल का रेडियस है वो फिक्स अमाउंट है, वो कांस्टेंट हो गया, इंटू डी ओमेगा बाई dt। अब सवाल ये है कि dv बाई dt का क्या मतलब क्या है यहाँ पर। dv बाई dt बच्चों, यहाँ dv बाई dt का बड़ा स्पेसिफिक मीनिंग है। इसे हम d बाई dt ऑफ स्पीड कहते हैं। ये जो v है ना, ये वेलोसिटी की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर स्पीड की फॉर्म में है। यानी ये d बाई dt ऑफ मोड ऑफ वेलोसिटी है, यानी वो कह सकते हैं d बाई dt ऑफ मोड ऑफ वेग। वेलोसिटी मतलब वेग। ध्यान रहे, इसे हम चाल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर भी कहते हैं। चाल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और इस राशि को एक सिंबल प्रदान किया गया जिसे हम AT कहते हैं। AT का मतलब होता है स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्श रेखीय त्वरण। यहां पर एक बात आप दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा कि d बाई डी टी ऑफ वेग, इसे हम वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं।
जिसे हमने त्वरण का नाम दे रखा है। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार स्नेह हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। बच्चों, इस बात का दिमाग में अच्छे से ध्यान रखें, ख्याल रहे, त्वरण अलग शब्द है, स्पर्श रेखीय त्वरण अलग शब्द है। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में एक जैसे हो सकते हैं, बट एक जैसे ही होंगे ये आवश्यक नहीं है। कब एक जैसे हो सकते हैं वो भी अपन थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर dv/dt को हम लिखते हैं at, तथा d ओमेगा बाई dt का मतलब है हमारे पास अल्फा। तो चूंकि dv/dt बराबर है r इंटू डी ओमेगा बाई dt, तो dv/dt को लिखते हैं हम at बराबर r इंटू अल्फा। ये है स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण ये है कोणीय त्वरण। ये है वृत्त की त्रिज्या। इसका सदिश स्वरूप है at बराबर अल्फा क्रॉस r। at बराबर अल्फा क्रॉस r। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट केस, यदि v बढ़ रहा हो, यानी dv/dt ग्रेटर देन 0, तो उस स्थिति में जिस डायरेक्शन में v होगा at भी उसी डायरेक्शन में होगा। और खास बात यह है कि अगर v बढ़ रहा है तो ओमेगा भी इंक्रीजिंग नेचर का होगा और अल्फा भी d ओमेगा बाई dt भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। सेकंड केस, यदि v घट रहा हो तो dv/dt लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अब देखिए क्या क्या होगा। v घट रहा है, dv/dt यानी at नेगेटिव है। at नेगेटिव का मतलब v के अपोजिट में हो, ये at। और जाहिर है d ओमेगा बाई dt भी नेगेटिव होगा। d ओमेगा बाई dt नेगेटिव होने का मतलब है, d ओमेगा बाई dt का मतलब अल्फा, अल्फा नेगेटिव होने का मतलब है ओमेगा के विपरीत दिशा में। तो इस स्थिति में अल्फा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इन दोनों में कंपैरिजन करिए, यहाँ पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज है। इस बात का मतलब ओमेगा भी बाहर की तरफ है और अल्फा भी बाहर की तरफ है। इस केस में ओमेगा भी डॉट का है
और अल्फा बी डॉट का है। इस केस में पार्टिकल घूम क्लॉकवाइज रहा है, लेकिन अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी अल्फा ओमेगा डॉट का है तो अल्फा क्रॉस का है। और तीसरा केस यदि V नियत, तो ऐसी स्थिति में बच्चों dV बाई dt 0 होगा और d ओमेगा बाई dt भी 0 होगा, यानी ओमेगा भी नियत होगा। और ये कहलाता है, यह वाली गति कहलाती है एक समान वृत्तीय गति। और ये दोनों असमान वृत्तीय गतियों की श्रेणी में आती है। ये भी असमान वृत्तीय गति कहलाती है और ये भी। तो मुझे उम्मीद है आपको एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति में अंतर समझ में आया होगा। एक समान वृत्तीय गति में कण की चाल नियत रहती है और वह नियत कोणीय वेग से घूमता रहता है। असमान वृत्तीय गति में चाल भी बदलती है और ओमेगा भी बदलता है। हाँ, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे इस स्थिति में ओमेगा और भी बढ़ रहे हैं, इस स्थिति में ओमेगा और भी कम हो रहे हैं। एक दूसरा पहलू, ये कोई जरूरी नहीं है कि ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज हो और अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज हो। हाँ, इसका अपोजिट केस हो तो भी यही सिचुएशन हो जाएगी। मतलब ये वाली सिचुएशन, ओमेगा भी इधर अल्फा भी इधर। इसका भी अपोजिट केस हो सकता है कि ओमेगा तो इधर और अल्फा इधर। वो तो मैंने समझने के लिए केस लिया हुआ है। तो सिंपल फंडा क्या है बच्चों, जब पार्टिकल वृत्त में घूमता है तो उसकी स्पीड इंक्रीजिंग हो सकती है, उसकी स्पीड डिक्रीजिंग हो सकती है, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। जब उसकी स्पीड इंक्रीजिंग होती है तो उसकी एंगुलर स्पीड भी इंक्रीजिंग होती है और उस परिस्थिति में उसका जो अल्फा होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ओमेगा होता है। जब उसकी स्पीड कम हो रही होती है तो ओमेगा घट रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अल्फा की दिशा ओमेगा की दिशा के विपरीत होती है। और जब v नियत होता है तो ऐसी परिस्थिति में अल्फा का मान 0 होता है। इस परिस्थिति में AT भी 0 होगा और अल्फा भी 0 होगा, दोनों 0 होंगे। AT भी 0 और अल्फा भी 0। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक समान वृत्तीय गति, अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं दोनों का, अगर मैं दोनों गतियों का आपके सामने वर्गीकरण करूं, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति, तो यहां स्पीड नियत रहती है और यहां स्पीड नियत नहीं रहती। जहां तक वेलोसिटी यानी वेग का सवाल है, वेग यहां भी नियत नहीं और वेग यहां भी नियत नहीं। परंतु अगर हम मूल बात पे जाएं तो यहाँ जो वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन
गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होगा। यहां अगर हम देखें तो वेग में परिवर्तन चाल एवं गति की दिशा दोनों में परिवर्तन के कारण होगा। अंतर समझ में आया आपको? यहां जो वेग में परिवर्तन होगा वो सिर्फ गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होगा। केवल एक शब्द और जोड़ लें, ओनली। वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होगा। यहां वेग में परिवर्तन चाल एवं गति की दिशा दोनों में परिवर्तन के कारण होगा। ये मूल अंतर है बच्चों, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति में। अब इस पर आधारित कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में गतिज ऊर्जा कैसी रहती है। तो आप बोलेंगे नियत रहती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। v नियत है, ये नियत हो गया, उसमें चेंज हो रहा है तो चेंज हो गया। तो ऐसे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। जैसे p बराबर mv है, संवेग। अब संवेग कैसी राशि? सदिश राशि है, तो ये तो संवेग का परिमाण है और ये संवेग सदिश रूप में है। तो अगर संवेग के परिमाण के बारे में बोले तो स्पीड नियत, तो परिमाण नियत। लेकिन सदिश रूप में बोले तो ये परिवर्ती, ये वेग का मतलब v वेक्टर हो गया ना यहां पर। तो आप कहेंगे कि ये चेंज हो रहा है। तो इसके बारे में बोले तो ये चेंज हो रहा है, इसके बारे में बोले तो ये यहाँ नियत है, वहां चेंज हो रहा है, क्योंकि वहां ये चेंज हो रहा है। रटने की जरूरत नहीं, समझने की बात। ये चीज वहां चेंज हो रही है, यहां नहीं हो रही है। ये चीज यहां भी चेंज हो रही है, यहां भी चेंज हो रही है, तो ये भी चेंज हो रहा है, यहां भी, यहां भी। अकॉर्डिंगली आंसर दे देगा। अब अगर त्वरण की बात की जाए, त्वरण क्या होता है? d/dt ऑफ वेग। तो ये यहां भी जीरो नहीं होगा और त्वरण यहां भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि त्वरण में वेग का अवकलन होता है और वेग न यहाँ नियत है न वहां नियत है। और जब कोई राशि नियत नहीं होती तो उसका अवकलन शून्य नहीं होता है। लेकिन अगर AT की बात की जाए, AT किसका अवकलन होता है? वेग का या चाल का? त्वरण तो होता है वेग का अवकलन और AT होता है चाल का अवकलन। तो AT चाल का अवकलन, चाल तो यहाँ नियत है तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ चाल का अवकलन जीरो नहीं होगा क्योंकि चाल नियत नहीं है, तो AT नॉन जीरो हो गया। तो ये बेसिक बातें हैं जो अपने को जहन में होनी चाहिए, अपने को पता होनी चाहिए। समझ में आ रही बच्चों बात? बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।